नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से। इसके फेज 1 के कंपोनेंट अब ऑलमोस्ट डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो चुके हैं। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की तरफ से अपनी HATF-1, फतेह-1 और फतेह-2 जैसे गाइडेड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था, जिनको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलता के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक बार भी एक्शन में लाया नहीं गया था। इस बात को लेकर कई लोग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल रेडीनेस पर सवाल कर रहे थे। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि इसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इसे खास करके बैलिस्टिक मिसाइल को ही काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इंडो एटमॉस्फेरिक रीजन में या फिर एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो ये छोटे मोटे रॉकेट्स और गाइडेड प्रोजेक्टाइल के अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल करना कोई आइडियल चॉइस नहीं होने वाला है। इस वजह से इसको रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव नहीं किया गया था। और वैसे भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है। अभी बस इसकी फेज 1 को एक्टिव किया गया और अभी बस न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे मेजर सिटी में ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को ऑपरेशनल किया गया। लेकिन DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं बल्कि अभी पूरे सदर्न रीजन में भी हमारे जितने भी मेजर सिटी मौजूद हैं सभी को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कवर किया जाने वाला है। और अब पहले फेज में ही बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद को कवर किया जाएगा, जहां पर हमारे कई मेजर डिफेंस इंस्टॉलेशन मौजूद है। और मजे की बात यह कि इन तीनों सिटीज को कवर करने के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड कमांड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की कवरेज प्रोवाइड करेगा। और इस सेंट्रलाइजेशन मॉडल का फायदा ये होगा कि मिनिमम एसेट के साथ ज्यादा एरिया कवर किया जा सकेगा और रैपिड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकेगा। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने अभी ये बात कंफर्म किया कि भारत अपने पहली इंडिजिनस XL UAV को अगले 1 से 2 साल के अंदर ही इंडियन नेवी में इंडक्ट करने के लिए तैयार करने वाला है। ये प्लेटफॉर्म एक मिडजेट सबमरीन की तरह होने वाला है, जिसे जलकपी XL UAV का नाम दिया गया। ये एक मॉडर्न सबमरीन के बाद अभी तक सबसे कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर व्हीकल होने वाला है, जो कि भारत में बनाया जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 20 टन के आसपास होने वाला है और इसमें बिना सरफेस सपोर्ट के 30 से 45 दिन तक का एंडोरेंस मौजूद होने वाला है, जो कि इसे स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बना सकता है। साइज के हिसाब से इसे बोइंग की ऑर्का XL UAV के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। अभी इस XL UAV का डिजाइन प्योरली ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है, यानी कि इसकी ऑपरेशन में कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये व्हीकल 300 मीटर तक डाइव कर सकता है और काफी एडवांस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसे आईएसआर ऑपरेशन के अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस सर्विंग और माइन काउंटरमेजर जैसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जलकपी XL UAV को आईडेक्स के आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जहां इस प्रोजेक्ट को अभी DRDO और हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर के बीच एक कॉम्पिटिटिव मॉडल के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। इसमें मॉड्यूलर पेलोड ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें एडवांस सोनार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पैकेजेस और सेंसर को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिनको स्पेसिफिक मिशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकेगा। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में पहली बार भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी मीडिया और कई डिफेंस अकाउंट खास करके ट्विटर या एक्स पर ये बातें कह रहे हैं कि चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि HQ-9 और LY-80 जैसे सिस्टम ने ब्रह्मोस को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन पहले से आपको पता होगा कि सैटेलाइट इमेज से इन क्लेम को एक्सपोज किया जा चुका है, जिसमें क्लियरली बात दिख रहा है कि पाकिस्तान के नूर खान, जकोबाबाद और वलारी जैसे कई एयरवेस में रनवे और हैंगर को काफी डैमेज पहुंचाया गया, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मिनिमम 12 एयरवेस नाकाम हो गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी ये भी क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने सॉफ्ट किल की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि जिस तरीके से ड्रोन को सॉफ्ट किल की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है वैसे उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने की क्लेम को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस की फॉर्मर CEO डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र ने बात बताया है कि ब्रह्मोस को सॉफ्ट किल की मदद से इस वजह से जैम करना असंभव होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस का गाइडेंस सिस्टम कोई ऑर्डिनरी RF सीकर वे सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जो नॉर्मल मिसाइल में RF सीकर होता है ब्रह्मोस में वैसा सिस्टम नहीं होता है। और
ब्रह्मोस की गाइडेंस सिस्टम एक हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम होता है जिसमें इनिशियल फेज में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ टारगेट के पास पहुंचने से थोड़ा पहले ही ब्रह्मोस अपनी RF सीकर को एक्टिव करता है। इसके बाद मिसाइल टारगेट को लॉक करता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि टारगेट लॉक करने के तुरंत बाद ही सीकर डीएक्टिवेट हो जाता है और मिसाइल INS मोड में साइलेंटली ऑपरेट करता रहता है और स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसमें किसी रेडियो सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से जैमिंग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल में सॉफ्ट जैमिंग का विंडो इतना छोटा होता है कि जब तक दुश्मन रिएक्ट भी करता है, ब्रह्मोस अपना सीकर ऑन करके टारगेट को लॉक करके दोबारा इसको ऑफ कर लेता है और INS गाइडेंस पर शिफ्ट कर चुका होता है, जिस वजह से RF जैमिंग या सॉफ्ट किल का कोई स्कोप वहां पे नहीं बचता है। और ये एक मेजर कारण है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को RF बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से इम्यून बनाता है और इसी वजह से पाकिस्तान का जो क्लेम था कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को सॉफ्ट किल किया था या डिस्ट्रॉय किया था, ये बिल्कुल बेबुनियाद क्लेम होने वाले हैं। अगला अपडेट LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से, और अभी पेरिस एयर शो के दौरान LCH प्रचंड ने वहां पे धमाका मचा दिया। पेरिस एयर शो 2025 में HAL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने फ्लाइट ग्लोबल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताया था कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की पहली 15 यूनिट अभी सक्सेसफुली इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किया जा चुका है और ये हेलीकॉप्टर अभी अपग्रेडेड मेंटेनेबिलिटी फीचर के साथ आने वाले हैं, जो कि यूजर फीडबैक के बेसिस पर वहां पे किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील ने यह भी हाईलाइट किया कि प्रचंड एक अजाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये इसकी हाई अल्टीट्यूड और मल्टी रोल कैपेबिलिटी को और भी इफेक्टिव बनाता है। खास करके लद्दाख जैसे टेरेन में इसकी परफॉर्मेंस को कोई भी इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर भी मैच नहीं कर सकता। अभी HAL की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि नेक्स्ट बैच जिसमें टोटल 156 LCH प्रचंड को खरीदा जाने वाला है और इस नए बैच में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर में नए अपग्रेड्स और वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से मास ऑर्डर मिलने के बाद अभी HAL की तरफ से पेरिस एयर शो के दौरान LCH प्रचंड को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है और अभी पेरिस एयर शो के दौरान ये बात बताया जा रहा है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट वर्जन में भी अभी काफी ग्लोबल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और अभी इस हेलीकॉप्टर की कॉम्पैक्ट डिजाइन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और हाई परफॉर्मेंस की कॉम्बिनेशन की वजह से ये हेलीकॉप्टर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता जा रहा है। HAL अभी 2025 के अंदर ही $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें LCH प्रचंड को अभी HAL की तरफ से अपनी फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर पुश करने का प्लान किया जा रहा है। अभी एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के लिए HAL की तरफ से अपनी लॉजिस्टिक बेसिस को भी अलग अलग देशों में सेट करने का फैसला किया जा रहा है और इनिशियली HAL की तरफ से इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम जैसे कंट्रीज में अपनी लॉजिस्टिक बेस को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जहां से आगे चल के आफ्टर सेल और मेंटेनेंस सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकेगा। अगला अपडेट साइप्रस की तरफ से है, जो कि अभी भारत के इंडिजिनस और इंडो इजरायली लॉटरिंग मुनिशन जैसे नागास्त्र 1 या फिर स्काई स्ट्राइकर जैसे सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट तब सामने आ रहा है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली साइप्रस के विजिट पर गए हुए थे और मिलिट्री कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी पे हाई लेवल डिस्कशन किए जा रहे थे। साइप्रस का इंटरेस्ट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनका टर्की के साथ काफी सालों से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और टर्की की तरफ से नॉर्थ साइप्रस पर 1974 से इलीगली ऑक्यूपेशन किया गया। अभी टर्की की तरफ से वहां पर अपनी बैरक्टर TB2 जैसे ड्रोन को भी डिप्लॉय करके रखा गया है, जिनका इस्तेमाल नागोर्नो काराबाख जैसे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले देखा गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत के लॉटरिंग मुनिशन अभी साइप्रस के लिए इफेक्टिव और अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकते हैं। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक भारत ने अभी ऑफिशियली साइप्रस को लॉन्ग रेंज लॉटरिंग मुनिशन को ऑफर किया है और इस पर PM मोदी जी के विजिट के दौरान काफी सीरियस डिस्कशन वगैरह भी किया गया था। और अभी रिसेंटली नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर जैसे लॉटरिंग मुनिशन की परफॉर्मेंस को देखने के बाद साइप्रस की तरफ से इनको एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको भारत की तरफ से काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया था, जहां पर इन्होंने पाकिस्तान के चाइनीज और टर्किश ओरिजिन वेपन सिस्टम को काफी बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा अभी वो हैरोप जैसे ड्रोन को भी एक्वायर करने के बारे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि फिलहाल तो एक इजरायली ओरिजिन वेपन सिस्टम है, लेकिन अभी इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर साइप्रस की तरफ से कोई भी इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को, इंडो इजरायली ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने का फैसला किया जाता है तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को तो बूस्ट करने वाला है, साथ ही टर्की की तरफ से जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था उस एंगल से अगर देखा जाए तो ये टर्की के लिए सख्त तमाचा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।